शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे हठ धर्मी हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था और श्री गांधी जी की वर्ण व्यवस्था में मूलभूत अंतर क्या है। यदि आप भी इस बिंदु को लेकर दिलचस्पी रखते हैं कि श्री गांधी की वर्ण व्यवस्था क्या हठ धर्मी हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था से इतर थी, अलग थी, अगर आप जानना चाहते हैं तो आज का अम्बेडकर संदेश अंत तक वॉच कीजिए। साथ ही साथ आज के ही अम्बेडकर संदेश में श्री गांधी के दो आदर्श हैं। वो दो आदर्श क्या है, उन्होंने स्वयं जिक्र किया। बाबा साहब ने अपनी लेखनी के माध्यम से आज के अम्बेडकर संदेश में जो हम प्रस्तुत करेंगे यहाँ पर वर्णित किया है। सम्मानित साथियों, ये महत्वपूर्ण अम्बेडकर संदेश होने के नाते आपसे विनम्रता पूर्वक हमारा निवेदन है, बड़े धैर्य के साथ, संयम के साथ अम्बेडकर संदेश अंत तक वॉच कीजिए। अंत तक वॉच करने के बाद अगर स्वतः स्फूर्ति के द्वारा आपको लगे कि अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाना है तो जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन सुबह 5 बजे अम्बेडकर संदेश इसी चैनल पर आपको मिलता है। आज का अम्बेडकर संदेश बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर आज हम बात करेंगे 285 से 288 तक। आइए तो शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। बाबा साहब लिखते हैं कि प्राचीन भारत में जो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी उसने समाज को 4 भागों में विभक्त कर रखा था। ब्राह्मण, जिसका व्यवसाय था विद्या अध्ययन करना, क्षत्रिय, जिसका कार्य था युद्ध करना, वैश्य, जिसका व्यवसाय था व्यापार करना, शूद्र, जिसका व्यवसाय था प्रथम 3 वर्णों की सेवा करना। क्या श्री गांधी की वर्ण व्यवस्था ठीक वैसी ही है जैसी वर्ण व्यवस्था हर धर्मी हिंदू मानते हैं। श्री गांधी ने अपनी वर्ण व्यवस्था की निम्नलिखित ढंग से व्याख्या की है, और ये जो श्री गांधी ने व्याख्या की है ये वर्ण व्यवस्था नाम की पुस्तक है, पुनर्मुद्रित की गई है, उसी से बाबा साहब ने लिया है। तो सामान्य साथियों, पहला बिंदु श्री गांधी स्वीकार करते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ कि वर्णों का विभाजन जन्म पर आधारित है। वर्णों का विभाजन जन्म पर आधारित है, ये बात श्री गांधी मानते हैं। दूसरी बात, वर्ण व्यवस्था में कोई ऐसी बात नहीं है जो शूद्रों को विद्या अध्ययन अथवा सैनिक युद्ध कला सीखने से वंचित करती हो। इसके विपरीत क्षत्रिय के सेवा अथवा नौकरी करने पर कोई रोक नहीं है। वर्ण व्यवस्था इस बात की अनुज्ञा देती है कि शूद्र धनोपार्जन के लिए अध्ययन नहीं करेगा। वर्ण व्यवस्था, ध्यान दीजिए सम्मानित साथियों, श्री गांधी लिखते हैं कि वर्ण व्यवस्था इस बात की अनुज्ञा देती है कि शूद्र धनोपार्जन के लिए अध्ययन नहीं करेगा, न क्षत्रिय ही धनोपार्जन के लिए सेवा कार्य अपनाएगा। इसी प्रकार ब्राह्मण युद्ध कला सीख सकते हैं परंतु उसे अपनी जीविका का साधन नहीं बनाएगा। वैश्य विद्या प्राप्त कर सकता है अथवा युद्ध कला सीख सकता है परंतु उन्हें धनोपार्जन का साधन नहीं बना सकता। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जो वर्ण हैं, चारों वर्ण अपने अपने काम करेंगे, एक दूसरे का कार्य सीख तो सकते हैं। श्री गांधी की जो वर्ण व्यवस्था की अवधारणा है वो यही कहती है कि दूसरे के कार्य आप सीख लीजिए, लेकिन उसको कर नहीं सकते, उसको अपना धनोपार्जन का व्यवस्था नहीं बना सकते। शिक्षा प्राप्त कर लीजिए लेकिन शिक्षक नहीं बन सकते, नौकरी नहीं कर सकते। यही कहने का तात्पर्य हुआ ना सम्मानित साथियों। अगला बिंदु श्री गांधी की वर्ण व्यवस्था में तीसरा बिंदु, वो लिखते हैं कि वर्ण व्यवस्था जीविकोपार्जन से संबद्ध है, इसमें कोई हानि नहीं है। यदि किसी एक वर्ण का आदमी दूसरे वर्ण की कला और व्यवसाय के विषय में ज्ञान प्राप्त कर उसमें पारंगत हो जाता है, परंतु जहां तक धनोपार्जन का संबंध है उसके लिए अपने ही वर्ण का व्यवसाय अपनाना ठीक होगा, जिसका अर्थ यह होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आए अपने पैतृक व्यवसाय को ही अपनाया जाए, पैतृक व्यवसाय को अपनाया जाए। चौथा, वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य है प्रतियोगिता और बराबरी करने की प्रवृत्ति को रोकना, मतलब प्रतियोगिता ना हो, बराबरी ना हो।
इसको रोकना वर्ण व्यवस्था का ये कार्य है, तथा वर्ग संघर्ष से बचना, वर्ग संघर्ष से बचना। मैं वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता हूँ। श्री गांधी लिखते हैं कि मैं वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता हूँ क्योंकि इससे लोगों के कर्तव्यों और व्यवसायों का निर्धारण होता है। नंबर 5वां बिंदु लिखते हैं कि वर्ण का अर्थ है मनुष्य के जन्म लेने से पहले उसके व्यवसाय का निर्धारण। मनुष्य जन्म नहीं लेता, उससे पहले व्यवसाय निर्धारित हो जाता है। 6ठा बिंदु श्री गांधी लिखते हैं कि वर्ण व्यवस्था में किसी मनुष्य को अपनी पसंद का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता नहीं होती। उसका पैतृक व्यवसाय जन्म से ही निर्धारित रहता है। श्री गांधी आगे लिखते हैं कि बाबा साहब लिखते हैं कि अब उनके अर्थव्यवस्था संबंधी पक्ष पर विचार प्रस्तुत है। आर्थिक जीवन के संबंध में उनके 2 आदर्श थे। आर्थिक जीवन के संबंध में श्री गांधी के 2 आदर्श थे और 2 आदर्श ये जानना जरूरी है। पहला आदर्श था मशीनों तथा मशीनीकरण का विरोध करना। श्री गांधी का आर्थिक जीवन के संबंध में 2 आदर्श में पहला आदर्श क्या था? मशीनों तथा मशीनीकरण का विरोध करना। और सामान्य साथियों हम आपको बता दें, दूसरा जो आदर्श था जिसको आज हम विस्तार से एक्सप्लेन करने वाले हैं, पूरा हूबहू आपके समक्ष रखने वाले हैं। श्री गांधी का दूसरा आदर्श था मालिकों और नौकरों तथा भूस्वामी और आसामी के संबंध में वर्ग संघर्ष को समाप्त करना। यानी कि वर्ग संघर्ष समाप्त करना और मशीनों और मशीनीकरण यानी कि आधुनिकीकरण का विरोध करना, ये श्री गांधी के 2 आदर्श थे। ये जानना बहुत जरूरी। अब हम विस्तार से बताएंगे आपको। तब बाबा साहब लिखते हैं कि पहला आदर्श था मशीनों तथा मशीनीकरण का विरोध करना। बहुत पहले ही वर्ष 1921 में श्री गांधी ने मशीनीकरण का विरोध करने का संकेत दिया था। 19 जनवरी 1931 के यंग इंडिया में श्री गांधी ने लिखा, क्या मैं उन्नति के पथ पर आरूढ़ घड़ी की सुई को पीछे घुमा देना चाहता हूँ? क्या मैं मिलों के स्थान पर अब चरखा और करघा लाना चाहता हूँ? क्या मैं रेलवे के स्थान पर बैलगाड़ी चलाना चाहता हूँ? क्या मैं मशीनों को पूर्णतः नष्ट कर देना चाहता हूँ? इस प्रकार के प्रश्न पत्रकार एवं जनता के लोग मुझसे पूछते हैं। मेरा उत्तर है कि यदि मशीनें पूर्णतः नष्ट हो जाएं, कर दी जाएं, तो मैं इसे कोई परेशानी नहीं समझूंगा और न इसे कोई संकट मानूंगा। यानी कि स्पष्ट है, श्री गांधी यहाँ पर मशीनों और मशीनीकरण का विरोध करते हैं। वो नहीं चाहते हैं इस देश में आधुनिकीकरण हो, औद्योगिकरण हो। आगे लिखते हैं, मशीनों के प्रति बाबा साहब का विश्लेषण है। मशीनों के प्रति श्री गांधी का विरोध इससे प्रकट होता है कि वे मशीनों के स्थान पर चरखा लाना चाहते हैं और हाथ से सूत काटकर स्वयं वस्त्र बनाकर पहनने के समर्थक हैं। उनका मशीनों से इस प्रकार का विरोध और चरखे के प्रति प्रेम का कारण कोई घटना नहीं है। श्री गांधी ने 8 जनवरी 1925 को काठियावाड़ की राजनीतिक सभा की अध्यक्षता करते हुए इस दर्शन को अपनाने की प्रतिज्ञा की थी। इस विषय में उन्होंने कहा था, असीम बढ़ती हुई निर्जीव मशीनों की पूजा करते करते राष्ट्र थक गए हैं। हम बेजोड़ मशीन अर्थात अपने शरीर को निर्जीव मशीनों पर आश्रित बनाकर बर्बाद कर रहे हैं। यह प्राकृतिक नियम है कि पूरा काम शरीर से लिया जाए और इसका सदुपयोग किया जाए। हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। चरखा शरीर यज्ञ का शुभ संकेत है। यदि कोई मनुष्य बिना श्रम किए भोजन करता है तो वह चोरी करता है। श्रम के इस बलिदान को छोड़ देने से हम इस प्रकार के देशद्रोही बन जाते हैं और भाग्यवादी बन जाते हैं। जिस किसी ने श्री गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज का अध्ययन किया है उसे मालूम होगा कि उस पुस्तक के अनुसार श्री गांधी वर्तमान सभ्यता के विरुद्ध है। ये पुस्तक सर्वप्रथम 1908 में प्रकाशित हुई थी, परंतु उनकी विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं आया। श्री गांधी ने 1921 में कहा, वह पुस्तक आधुनिक सभ्यता की कटु निंदा करती है। यह पुस्तक 1908 में लिखी गई थी। मेरी निष्ठा आज पहले से भी अधिक दृढ़ है। मैं अनुभव करता हूं कि यदि भारत आधुनिक सभ्यता का परित्याग कर दे तो उसे अधिक लाभ मिलेगा। यानी कि आधुनिकीकरण के खिलाफ थे श्री गांधी, पाश्चात्य सभ्यता के खिलाफ थे श्री गांधी। वो नहीं चाहते थे इस देश में नगरीकरण, औद्योगिकरण, ये सारी चीजें हों। सामान्य साथियों, बाबा साहब आगे यहाँ पर
विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि गांधी जी के विचारों में पाश्चात्य सभ्यता शैतान की रचना है। श्री गांधी का दूसरा आदर्श था, बाबा साहब का विश्लेषण है, कहते हैं श्री गांधी का दूसरा आदर्श था मालिकों और नौकरों तथा भूस्वामी और आसामी के संबंध में वर्ग संघर्ष को समाप्त करना। मालिकों और नौकरों के संबंधों के विषय में श्री गांधी के जो विचार थे वे 8 जून 1921 के नवजीवन में प्रकाशित हुए थे। उसका एक अंश नीचे उद्धृत किया जा रहा है। सम्मानित साथियों, जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मालिकों और नौकरों के संबंधों में श्री गांधी का क्या विचार था। तब श्री गांधी लिखते हैं कि भारत के सामने दो रास्ते हैं। भारत के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता पाश्चात्य सभ्यता का है जिसकी लाठी उसकी भैंस का, और दूसरा पूर्वी सभ्यता का है। एक पश्चिमी सभ्यता है और एक पूर्वी सभ्यता है। पूर्वी सभ्यता सत्यमेव जयते का है जिसमें शक्तिशाली और कमजोर दोनों को समान रूप से न्याय पाने का अधिकार है। आप जिस मार्ग को चाहें उसे पसंद करें। इस न्याय की प्रतिष्ठा हम श्रमिक वर्ग की समस्या से आरंभ करके कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि क्या हिंसात्मक तरीकों से उनकी मजदूरी बढ़वाई जानी चाहिए। यदि वह संभव भी हो तब भी श्रमिक हिंसा जैसे मार्ग का सहारा नहीं ले सकते। उसके अधिकार चाहे कितने भी न्यायोचित क्यों ना हो, अधिकार प्राप्त करने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए हिंसा का मार्ग भले ही सरल लगता हो, परंतु अंत में ये कांटों भरा मार्ग है। जो तलवार के बलबूते पर जीते हैं उनका अंत भी तलवार की धार से ही होता है। तैराक प्रायः डूबकर मरता है। यूरोप को ही देखिए, वहां कोई प्रसन्न नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि वह संतुष्ट नहीं है। श्रमिक पूंजीपति पर विश्वास नहीं करता और पूंजीपति श्रमिकों पर भरोसा नहीं रखता। दोनों शक्तिमान हैं, श्रमिक भी शक्तिमान है और पूंजीपति भी शक्तिमान है, परंतु तब भी दोनों सुखी व संतुष्ट नहीं है। उनमें जबरदस्त संघर्ष होता है। हर प्रकार की प्रगति को उन्नति नहीं कहा जा सकता। हमारे पास ये विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि यूरोप के लोग उन्नति कर रहे हैं। उनके पास अतुल संपत्ति का होने का यह अर्थ नहीं है कि उनमें नैतिक अथवा आध्यात्मिक गुण भी हो। तब हम क्या करें? बंबई में श्रमिकों ने अच्छी नीति अपनाई है। मैं उनके विषय में सभी तथ्यों को जानने की स्थिति में नहीं था, परंतु मैं इतना देख सका कि वे अच्छे ढंग से लड़ सकते हैं। करोड़पति पूर्णतया गलती पर हो सकता है। पूंजीपति और श्रमिकों के संघर्ष में ये प्रायः कहा जाता है कि पूंजीपति और श्रमिकों के संघर्ष में पूंजीपतियों का पक्ष गलत होता है, परंतु जब श्रमिक को अपनी शक्ति का पूरा आभास हो जाता है तो मैं समझता हूं कि पूंजीपति की अपेक्षा श्रमिक वर्ग अधिक निर्दयी हो जाता है। यदि मजदूरों में करोड़पतियों से अधिक बुद्धि का विकास होता है तो करोड़पतियों को मजदूरों द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार काम करना पड़ता है। यद्यपि स्पष्ट है कि मजदूर वर्ग पूंजीपतियों की उस बुद्धि को कभी नहीं प्राप्त कर पाता। यदि पूंजीपतियों की बुद्धि उसे प्राप्त हो जाए तो वह श्रम करना बंद कर देगा और स्वयं मालिक बन जाएगा। पूंजीपति केवल धन के बल पर ही नहीं लड़ते, उनके पास बुद्धि और हिकमत भी होती है। हमारे सामने प्रश्न यह है कि मजदूर जस के तस रह जाते हैं और जब उनमें चेतना जगती है तब वे क्या करें। यदि मजदूर अपने भाषण और संख्या बल पर हिंसा का सहारा लेते हैं तो यह उनके लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। ऐसा करके वे देश के उद्योगों को हानि पहुंचाएंगे। इसके विपरीत यदि वे न्याय पथ पर दृढ़ता से रहकर और कठिनाइयों को सहन कर अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें केवल सफलता ही नहीं मिलेगी बल्कि वे अपने मालिकों को भी सुधार सकेंगे, अपने उद्योगों की प्रगति करेंगे और तब मजदूर और मालिक दोनों एक ही परिवार के सदस्य के रूप में काम करेंगे। सम्मानित साथियों, जिस तरह से श्री गांधी ने अपने यहाँ विचारों को व्यक्त किया है, आप भी अपना विश्लेषण इस संबंध में प्रस्तुत कर सकते हैं। मेरा जहां तक मानना है कि इस तरह की मीठी मीठी बातें पूंजीपति और श्रमिक वर्ग में, जिस तरह से वो कहते हैं कि एक श्रमिक परिवार उसका परिवार है, तो ऐसा देखने में प्रायः नहीं आया। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वर्ग संघर्ष क्यों होता। ये वर्ग संघर्ष जो हुआ, कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष को लेकर अमर हो गए, हम कह सकते हैं। तो ये वर्ग संघर्ष हुआ तो इसीलिए क्योंकि वो परिवार का हिस्सा नहीं मानते थे। जब हम इतिहास जानते हैं
तो इतिहास पर भी तो भविष्य की नींव खड़ी होती है। इतिहास को झुटलाकर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? फिलहाल यहाँ पर श्री गांधी जी ने इतिहास को झुटलाते हुए एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की है। इस संबंध में आप भी अपना विवेचन, अपना विश्लेषण प्रस्तुत कर सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सम्मानित साथियों, वो ये है कि श्री गांधी के आर्थिक जीवन के संबंध में दो जो आदर्श हैं, एक एक लाइन में आपको लिखना है। दोनों आदर्शों के नाम लिखिए। दोनों आदर्श क्या हैं वो संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में एक एक लाइन में आपको बताना है। श्री गांधी के आर्थिक जीवन के संबंध में दो आदर्श क्या थे, ये जरूर बताइएगा। और इसके बाद यदि आपने चूंकि अंत तक इस अम्बेडकर संदेश को वॉच किया है, यदि आपको आज का अम्बेडकर संदेश बहुत अच्छा लगा है तो जरूर शेयर कीजिए, जन जन तक इसे पहुंचाइए। ये हमारा विशेष निवेदन आपसे है। यहीं पर अब हम रोकेंगे आज का अम्बेडकर संदेश। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है। रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।